नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। 11 राज्यों के 49 जिलों में मेगा ऑयल पाम वृक्षारोपण अभियान का किया गया आयोजन। ऑयल पाम प्रसंस्करण कंपनियों के साथ कई राज्यों ने 25 जुलाई 2023 से अब तक मेगा ऑयल पाम वृक्षारोपण अभियान का किया आयोजन। अभियान में करीब 7,000 किसान हुए शामिल। 3500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में किया गया ऑयल पाम वृक्षारोपण। आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से सरस आजीविका स्टोर में एक जिला एक उत्पाद वॉल का किया उद्घाटन। सभी जिलों में क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है ODOP का उद्देश्य। स्वदेशी शिल्प और कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर रही है काम। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक हब बन रहे गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एथेनॉल प्लांट का किया शिलान्यास। उत्पादन के लिए चावल, मक्का और अन्य अनाज का किया जाएगा इस्तेमाल। धान की भूसी और अन्य फसल अवशेष से चलने वाला बॉयलर और 15 मेगावाट टरबाइन का पावर प्लांट भी होगा स्थापित। प्लांट पर 1200 करोड़ रुपए का होगा निवेश। हजारों युवाओं को मिला रोजगार। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन राज्य में भारी बारिश की दी चेतावनी। मैदानी एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। भूस्खलन होने से सामान्य जनजीवन प्रभावित। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम के अंतर्गत राज्य सरकारों ने ऑयल पाम प्रसंस्करण कंपनियों के साथ मिलकर मेगा ऑयल पाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। 25 जुलाई 2023 को शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य ऑयल पाम की खेती को और बढ़ावा देना, खाद्य तेलों के उत्पादन में देश और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना शामिल है। इस अभियान के माध्यम से 2025-26 तक ऑयल पाम उत्पादन के तहत पाम ऑयल की खेती में 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, कर्नाटक, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा इसके प्रमुख तेल उत्पादक राज्य हैं। मेगा ऑयल पाम वृक्षारोपण अभियान का समापन 12 अगस्त 2023 को हुआ। इस अभियान के माध्यम से राज्य और कंपनियां 11 राज्यों के 49 जिलों के 77 गांवों में 7,000 से अधिक किसानों तक पहुंचने में सक्षम रही हैं और इस दौरान लगभग 3500 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 5 लाख से अधिक वृक्षारोपण किया गया। कंपनियों ने विभाग के कर्मचारियों के साथ किसानों के लिए ऑयल पाम की खेती पर उत्कृष्ट और व्यापक स्तर पर सघन तकनीकी प्रशिक्षण सेमिनारों का भी आयोजन किया और देश के स्वदेशी शिल्प और कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT ने नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से एक जिला एक उत्पाद ODOP कार्यक्रम की शुरुआत की है। सरस आजीविका स्टोर में ODOP वॉल 2 महत्वपूर्ण मंत्रालयों के बीच सामंजस्यपूर्ण साझेदारी का प्रतीक है। सरस आजीविका दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। सरस आजीविका महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा समर्थक है, जिसमें महिला कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों के विकास और उत्थान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अपने बेहतरीन उत्पादों के लिए एक विशेष बाजार तैयार करते हुए सरस आजीविका महिलाओं के कौशल एवं प्रतिभा को बढ़ावा देता है, जिससे उन्हें स्वतंत्र उद्यमी बनने में काफी सहायता मिलती है। और उत्तर बिहार, नेपाल की तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश का औद्योगिक हब बन रहे गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। इस प्लांट पर 1200 करोड़ रुपए का निवेश होगा। लगभग 1000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का रास्ता साफ हुआ है। निजी क्षेत्र के निवेशकों का उत्साह बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने शनिवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 26 में मैसर्स क्यान डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड की बॉटलिंग यूनिट का शिलान्यास किया। क्यान डिस्टिलरीज के इस यूनिट में 300 किलोलीटर प्रतिदिन एथेनॉल और 200 किलोलीटर प्रतिदिन ENA की उत्पादन क्षमता का प्लांट लगाया जाएगा।
लगभग 31 एकड़ में लगने वाली इस यूनिट में 1200 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इसके क्रियाशील होने पर 1000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने का रास्ता साफ होगा। इसमें इंडस्ट्री अनाज आधारित होगी, यानी यहाँ उत्पादन के लिए चावल, मक्का और अन्य अनाज का प्रयोग होगा। यहाँ धान की भूसी और अन्य फसल अवशेष से चलने वाला बॉयलर व 15 मेगावाट टरबाइन का पावर प्लांट भी स्थापित होगा। इंडस्ट्री की जरूरत के बाद अवशेष बिजली बेची जाएगी। इथेनॉल का अत्याधुनिक प्लांट लग रहा है, जो सड़े हुए अनाज से जितने भी, जिसको आप घास कहते हैं, जिसको आप वेस्ट कर देते हैं, ये सभी से मिला करके इथेनॉल बनेगा। ग्रीन एनर्जी के एक नए केंद्र के रूप में सहजनवा का विकास होगा और यहां पर हजारों नौजवानों को रोजगार की सुविधाएं विकसित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मिशन को कामयाब बनाने के लिए अपने ही देश में एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाना होगा। भारत की ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, डीजल और पेट्रोल के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि किसान के खेत में पैदा होने वाला अन्न या उसके खेत में जो घास पैदा होती है, उसी को इथेनॉल के रूप में उसी को इस्तेमाल करके इथेनॉल का निर्माण जब होगा तो यहां के किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और पेट्रोल क्षेत्र में देश की सरकार को भी विदेशी मुद्रा को देने में, विनिमय करने में पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि जो पैसा अभी पेट्रो डॉलर के रूप में दुनिया के बाजार में जाता है, गल्फ कंट्रीज को जाता है, वही पैसा हमारे किसानों की जेब में जाएगा और किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग के विभिन्न पहलों के बारे में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के राष्ट्रीय मीडिया अभियान की शुरुआत की है। देखते हैं ओपी यादव की खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कराने के लिए कृत संकल्पित है। आमजन को ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी मिले, इसके लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में संवाद भूमिका संवाद देश का राष्ट्रीय मीडिया अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और भू संपत्तियों मानचित्रों के डिजिटलीकरण की संतृप्ति के बारे में लोगों को जागरूक करना है। मंत्री ने कहा कि इस अभियान का पहला चरण इस साल दिसंबर तक चलेगा। लोग केस का चक्कर लगाते हैं। एक अनुमान है कि 1.3% पैसा खर्च हो जाता है जो जीडीपी में जाता, जीडीपी का। ये केवल केस फौजदारी में 70 साल में किसी ने ध्यान नहीं दिया और नरेंद्र मोदी ने इस काम को कर दिखाया। आज हम 93% लगभग हर काम को कर चुके हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अभियान के क्रम में बंजर भूमि विकास, जल संरक्षण और मेड़ पर कैक्टस के पेड़ लगाने के कार्य भी किए जाएंगे ताकि गांवों में आर्थिक समृद्धि आए। वाटर सेट प्रोग्राम और डिजिटलाइजेशन ऑफ रजिस्ट्री ऑफिस, जमीन लैंड कैडेस्ट्रल मैप, ये आने वाले दिन में गांव में झगड़ा झंझट को दूर करेगा और वाटर सेट किसानों की आमदनी बढ़ाएगा और कैक्टस एक नया ऊर्जा का स्रोत होगा। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि मंत्रालय की इस पहल से जमीन से जुड़े मामलों के निपटान में तेजी आएगी। 100 में से 90 भूमि के ही विवाद आते हैं, चाहे वो रायसी इलाका हो, चाहे कृषि की भूमि हो। भूमि संसाधन विभाग के माध्यम से हमारे खसरा खतौनी वो डिजिटल हो रहे हैं, घर बैठे आदमी देख सकता है।
इस अवसर पर केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग के सचिव अजय तिर्की ने कहा कि विभाग द्वारा चलाई जा रही नई पहलों से केंद्र प्रेरित सभी योजनाओं को शक्ति देने का काम हो रहा है। हमारे जो कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन और ये जितने भी पहल इनोवेशंस हैं भूमि प्रबंधन से संबंधित है, ये सारे के सारे हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं ये भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, गवर्नेंस की योजनाएं हैं, उसको शक्ति देते हैं, बल देते हैं। और हर योजना को, चाहे वो खाद्य विभाग की मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो, या कृषि के जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं हैं, गति शक्ति हो। कार्यक्रम के दौरान भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव सोनमोनी बोरा ने कहा कि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से ग्रामीण जीवन में सुगमता आने के साथ एक देश एक प्रणाली को भी मजबूती मिलेगी। लोगों के दैनंदिन जीवन में अधिक से अधिक सुगमता हो, सुविधा हो, उस दृष्टि से उन्होंने एक देश एक प्रणाली के तहत NGDRS का एक सॉफ्टवेयर का भी इजाद किया, जिसी के संबंध में आज का जो पहला घटक, जिसमें आउटडोर पब्लिसिटी का हम लोग बात कर रहे हैं, 4 घटक जरूर आज यहाँ पे अनवेलिंग हो रहा है, लेकिन हमारा जो मीडिया प्लान बना है इसमें 7 घटक है। इस दौरान भूमि संसाधन विभाग के सचिव नितिन खाड़े ने कहा कि इस तरह की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जन भागीदारी आवश्यक है। इस योजना को, इस परियोजना को सक्सेसफुल बनाने के लिए लोगों की जन भागीदारी जो आवश्यक है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। तो आइए सब मिलके भूमि को लौटाए जल, सुरक्षित करे कल। इस मूल मंत्र पे चल के हमने लगभग 7,64,000 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, इनका हमने निर्माण किया है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की पहल से भूमि संसाधन विभाग ने अब तक भूमि रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण और पंजीकरण कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण में राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 95% काम पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया है, जो आजादी के बाद देश में पहली बार हुआ है। संवाद भूमि का, संवाद देश का। भूमि मेरी, भूमि आपकी और भूमि देश की। जी हाँ, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा शुरू की गई इस अनूठी पहल के जरिए एक ओर जहाँ ग्रामीण भारत में आर्थिक तरक्की के साथ साथ जमीन के रिकॉर्ड डिजिटल होने से कार्य में सुशासन में पारदर्शिता आएगी, वहीं दूसरी ओर बंजर भूमि पर कैक्टस जैसे पौधों की खेती होने से किसानों की आर्थिक तरक्की होने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सच्चे मानों में साकार करने का काम भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन गोपाल दास और श्रीनिवास के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। भारत सतत ऊर्जा के समाधान प्रदान करने के लिए दुनिया भर में सबसे आगे रहा है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम इसका एक और उदाहरण है। भारत में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा मंत्रालय ने हरित कल के लिए नवंबर 2022 में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत की। ये कार्यक्रम न केवल भारत में स्थायी समाधान प्रदान कर रहा है, बल्कि ये दुनिया को एक उज्जवल, अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए भी मार्गदर्शन दे रहा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत सतत ऊर्जा के समाधान प्रदान करने के लिए दुनिया भर में सबसे आगे रहा है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम इसका एक और उदाहरण है। भारत में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा मंत्रालय ने हरित काल के लिए नवंबर 2022 में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत की। अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक चलने वाले इस कार्यक्रम का 1715 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट बनाया है। टिकाऊ भविष्य के लिए 6 अत्याधुनिक बायो CNG संयंत्र और 11,100 से अधिक छोटे बायोगैस संयंत्र काम कर रहे हैं। औद्योगिक लकड़ी, अपशिष्ट वन अवशेष और ऊर्जा वृक्षारोपण आधारित बायोमास का उपयोग अब बिजली उत्पादन में किया जा रहा है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम न केवल भारत में अस्थायी समाधान प्रदान कर रहा है, बल्कि ये दुनिया का एक उज्जवल, अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए भी मार्गदर्शन कर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा के एक नए युग की शुरुआत हुई है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्र सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में रुकी हुई 12 पन बिजली परियोजनाओं को फिर से शुरू करने के लिए शनिवार को ऐतिहासिक कदम उठाया। इन पन बिजली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ईटानगर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत अरुणाचल सरकार द्वारा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत हाइड्रो PSU को लगभग 11,523 मेगावाट की क्षमता की 12 जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित की गई हैं।
MOA हस्ताक्षर समारोह में केंद्रीय बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने भाग लिया। इस मौके पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन और केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा कि इन जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन से राज्य की समृद्धि में बहुत ही योगदान मिलेगा। और उपभोक्ता कार्य विभाग ने बफर के लिए खरीदे गए 3 लाख मीट्रिक टन प्याज से स्टॉक जारी करने का निर्णय लिया है। विभाग के सचिव ने 10 अगस्त 2023 को नेफेड और NCCF के प्रबंधन निदेशकों के साथ बैठक की। उन राज्यों या क्षेत्रों के प्रमुख बाजारों को लक्षित करके प्याज के स्टॉक को जारी करने का निर्णय लिया गया, जहां खुदरा कीमतें अखिल भारतीय औसत से ऊपर चल रही हैं और जहां पिछले महीने और वर्ष की तुलना में कीमतों में वृद्धि की दर सीमा स्तर से ऊपर है। ई नीलामी के माध्यम से निपटान और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर खुदरा बिक्री का भी पता लगाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर प्याज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निपटान की मात्रा और गति को कीमतों और उपलब्धता स्थितियों के साथ भी समायोजित किया जाएगा। सरकार प्याज की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत प्याज बफर बनाए रख रही है। वार्षिक बफर का निर्माण कमजोर मौसम के दौरान प्रमुख खपत केंद्रों में जारी करने के लिए रबी की फसल से प्याज खरीद कर किया गया है। पिछले 4 वर्षों में प्याज का बफर आकार 3 गुना बढ़कर 2020-21 में 1 लाख मीट्रिक टन से 2023-24 में 3 लाख मीट्रिक टन तक हो गया है। और देश के कई हिस्सों में अभी भी झमाझम मानसूनी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि कई इलाकों में इसकी तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में बारिश का पूर्व अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड में रविवार और सोमवार को अत्यधिक तेज वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दोनों दिन बहुत तेज बारिश की आशंका जताई गई है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बहुत तेज वर्षा होने का अनुमान जताया गया है। इस बीच हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। इसके विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन होने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमीरपुर में 445 ट्रांसफार्मर खराब होने से कई गांवों में बिजली गुल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन राज्य में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। मैदानी एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने शिमला सहित 8 जिलों में बाढ़ आने की आशंका भी जताई है। 17 अगस्त तक राज्य भर में मौसम खराब रहेगा। हिमाचल पुलिस ने खराब मौसम के मद्देनजर एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों एवं सैलानियों से एहतियात बरतने के लिए कहा है। पर्यटकों को नदी नालों के किनारों पर ना जाने और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने 24 जून को दस्तक दी थी और अब तक मानसून सीजन में भूस्खलन की 87 और बाढ़ की 54 घटनाएं सामने आई हैं। मानसून सीजन में 935 मकान, 269 दुकानें और 2335 पशुशालाएं बुरी तरह से धराशायी हुई हैं, जबकि 7758 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। मानसून सीजन में प्रदेश के सरकारी विभागों को 6807 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। इसमें सर्वाधिक 2200 करोड़ का नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के 4 अगस्त को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ मक्का की खेती 76,14,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान खरीफ मक्का की खेती 75,44,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो 11 अगस्त को देश की ज्यादातर मंडियों में मक्का के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। एगमार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 10 अगस्त को पीली मक्का का भाव रहा 2,550 रुपए। 11 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 2,600 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 अगस्त को मक्का का भाव था 1,900 रुपए। 11 अगस्त को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 2,000 रुपए पर हुए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 10 अगस्त को मक्का का भाव रहा
2,295 रुपए। 11 अगस्त को इसके सौदों में 155 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 2,450 रुपए प्रति क्विंटल पर। कोटा मंडी में बीते गुरुवार को मक्का का भाव था 2,000 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 100 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 2,100 रुपए। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में पीली मक्का के भाव की बात करें तो यहाँ शुक्रवार को पीली मक्का के भाव में तेजी देखने को मिली। 10 अगस्त को हाथरस मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 1,970 रुपए। 11 अगस्त को इसके सौदे 30 रुपए चढ़कर 2,000 रुपए पर हुए। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 359,13,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की पैदावार की तुलना में 21 लाख टन अधिक है। अनुमान है कि मक्का की रिकॉर्ड उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। बिहार में किसान धान की रोपाई करें। धान के खेत में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। धान के खेत से खरपतवार निकाल लें। धान के खेत में निराई करें। यही आम के बागों में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। साथ ही लाल मिर्च की रोपाई करते रहें। बिहार में फूल गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। इसके अलावा टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान शलगम की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। वहीं केले की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही प्याज की रोपाई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। बिहार में अरहर के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। इस समय मक्के में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। झारखंड के किसान अरहर के खेत में निराई करें। इस समय मूंग में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में मूंग में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इसी तरह उड़द में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। किसान हल्दी के खेत में निराई कर सकते हैं। हल्दी के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। वहीं हल्दी के खेत में सिंचाई करते रहें। झारखंड में अदरक के खेत में भी निराई करते रहें। अदरक के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। किसान अदरक के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती,
फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। पर आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबर पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त को नई दिल्ली में लाल किला पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में बुलाए जाने पर स्वास्थ्य कर्मियों और नर्सिंग अधिकारियों ने खुशी जताई है। जिन लोगों को स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का आमंत्रण मिला है, उन्होंने नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ जिले के कोटेश्वर में सीमा सुरक्षा बल की मूरिंग प्लेस की आधारशिला रखी और नवनिर्मित चिड़िया मोड़, ब्यार बेट संपर्क मार्ग तथा हरामी नाला में ओपी टावर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आउटपोस्ट टावर के बनने से पाकिस्तान की ओर से हो रही हर छोटी बड़ी गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि बीएसएफ हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त न करना अब भारत की विदेश नीति का केंद्र बिंदु है। आकाशवाणी समाचार से विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर लेकर अब भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की एकता और प्रतिष्ठा का अभियान बन गया है। बीते कई माह से सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित मणिपुर में राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमें इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर और चूरा चांदपुर जिलों के सीमांत और संवेदनशील इलाकों में लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं। 15 अगस्त को देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में अपने आवास पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराया। केंद्रीय मंत्री नक्शी लेकिन आज राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हर घर तिरंगा दौड़ को हरी झंडी दिखाई। चाणक्यपुर के विनय मार्ग पर PSOI क्लब गेट नेहरू पार्क में आयोजित हर घर तिरंगा MP रन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोर पर है। रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस परेड का रिहर्सल किया गया। इसी के साथ ही आप हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।